हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो नैडल को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग वीडियोस को देखते नहीं हैं वो केवल डाउनलोड कर लेते हैं अपने प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारे चैनल के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि नया चैनल है और बिल्कुल ऐसा ही पिछले चैनल में हो रहा था। मैंने एक चैनल बनाया था सोशियोलॉजी विद परसेंटाइल के नाम से। तो उस चैनल में भी यही होता था, वॉच टाइम बिल्कुल नहीं आ रहा था और समय जो यूट्यूब के द्वारा दिया हुआ था कि इतने समय में इतना वॉच टाइम होना चाहिए, वो समय बीत गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना हुआ, वो चैनल मुझे डिलीट करना पड़ा और उसके सारे कंटेंट लगभग 20 से ज़्यादा वीडियोस थे और बहुत अच्छे वीडियोस थे, ठीक है। उनको मुझे डिलीट करना पड़ा, उस चैनल को पूरा फिनिश कर दिया मैंने। फिर दूसरा नया अकाउंट बनाया, नया चैनल बनाया, ठीक है। तो इस चैनल के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मेरी विनती है आपसे कि आप लोग वीडियोज़ को केवल देखिए, उसको डाउनलोड ना करें, ठीक है। तो आप मेरी एक छोटी सी हेल्प तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं ढूंढ के आपके लिए कंटेंट लाती हूँ, काफ़ी मेहनत करती हूँ। तो आप एक छोटा सा काम मेरे लिए करिए प्लीज़, ठीक है। क्योंकि इस चैनल को मैं डिलीट नहीं करना चाहती हूँ, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। लगभग 65 के ऊपर वीडियोस हो चुके हैं और ये डिलीट होगा तो काफ़ी मेहनत मेरी चली जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ बार बार मैं बोल रही हूँ कि वीडियोस को डाउनलोड ना करें, आप वीडियोस को ऐसे ही लाइव देखिए, ठीक है। उसको चला के देखिए, जितनी बार भी हो सके देखिए, कितना आपका इसमें डाटा चला जाएगा, ठीक है। तो यही काम आप कीजिए। फिर आज हम नैडल को पढ़ते हैं। नैडल का जो जीवन चक्र है वो 1903 से 1956 तक है, ठीक है। ये उनका जीवन चक्र है। फिर है, देखिए, नैडल जो है वो ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने जनजातीय समुदाय के संगीत का अध्ययन किया। देखिए, जनजातीय समुदाय के संगीत का अध्ययन करना काफ़ी कठिन काम होता है, क्योंकि उनका जो संगीत होता है उसमें कुछ अलग ही लय होती है, अलग ही चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में इन्होंने जब अध्ययन किया तो काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। फिर देखिए, इन्होंने रॉकफेलर फेलोशिप है, ये फेलोशिप का नाम है। और ये जो फेलोशिप है ये बहुत कम लोगों को मिलता था, बहुत ही सम्मानदायक फेलोशिप थी और इसको इन्होंने प्राप्त किया। और इसको प्राप्त करने के बाद इनका नाम द मंदारिन्स हो गया था, ठीक है। फिर देखिए, नैडल ने नाइजीरिया के नूब जनजाति समुदाय का अध्ययन किया और इनके वर्तमान स्वरूप में, यानी नूब जनजाति का उस समय क्या राजनीतिक और धार्मिक संरचना क्या थी, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तृत व्याख्या की है, ठीक है। यानी नैडल जनजाति के जिस समय इन्होंने अध्ययन किया उस समय के धार्मिक संगठन क्या था, यानी उनको उनकी जो पूजा पाठ की पद्धतियाँ थी, टोटम क्या था, और एक दूसरे के समुदाय से संबंधित चीज़ें जो थी धार्मिक, वो उनके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। फिर राजनीतिक संरचना क्या होती है, किस तरह से वहाँ की राजनीतिक चीज़ें काम करती हैं, बुजुर्गों की समिति है या फिर कुछ और उन्होंने बना के रखा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। तो ये एग्ज़ाम में बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि नूब जनजाति के किन किन चीज़ों का अध्ययन किया, तो सीधा बताइए राजनीतिक संरचना और धार्मिक संरचना, ठीक है। और इसके अलावा संगीत का भी उन्होंने अध्ययन किया था। नैडल ने फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1951 में मुख्य वर्णित विषय क्या है, सामाजिक तथ्यों एवं जरूरतों के बारे में तार्किक विचार, यानी सामाजिक संरचना की क्या आवश्यकताएं होती हैं, कैसे सामाजिक संरचना अपने आप को बनाए रखती हैं और कार्य उसका होता रहता है। देखिए, नैडल ने समाज की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बताई कि समाज में दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का मतलब है व्यक्ति की भावनाएं, विचार, संवेदना, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ठीक है। इन सब के द्वारा व्यक्ति व्यवहार करता है और समाज में क्या होता है, संतुलन बना रहता है। फिर है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में हमको भूमिकाएं भी चाहिए, संस्थाएं, मूल्य, मानदंड, विवाह प्रथा, परंपरा, रूढ़ी, ये सारी चीज़ें भी हमको चाहिए। और हमको क्या चाहिए, भावनाएं, संवेदनाएं, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, ये सारी चीज़ें भी हमको ज़रूरत है। यानी कि एक तो मानसिक संरचना होगी और एक होगा सामाजिक संरचना, ठीक है। ये दो संरचना के भाग होते हैं और जो मानसिक संरचना यानी मनोवैज्ञानिक विचार होते हैं उनका स्थान सामाजिक विचार से ऊपर होता है, ठीक है। कैसे ऊपर होता है, देखिए, समाज क्या है, ये एक तो व्यवस्थित इकाइयों का व्यवस्थित स्वरूप है और ये एक क्रमबद्ध रूप में रखा हुआ सामान समझ लीजिए। लेकिन जब इनके बीच में विचार होते हैं, बुद्धि और विवेक, चेतना काम करती है, तभी समाज बनता है। नहीं तो व्यक्तियों को खड़ा कर देने से या फिर ईंट का कोई संस्था बना देने से वो समाज नहीं बन जाएगा।
समाज तब बनेगा जब व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे, चेतना के द्वारा एक दूसरे की चीज़ों को समझेंगे और अपने भावनाओं को बताएंगे, आदान प्रदान होगा उनके विचारों का, ठीक है, अपनी भूमिकाओं को निभाएंगे, तभी समाज बनेगा। इसीलिए मनोवैज्ञानिक जो है वो सामाजिक से भी ऊपर हैं। इन्होंने सूडान की न्यूर जनजाति और नाइजीरिया की नूब जनजाति का अध्ययन किया और नूप धर्म नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। फिर देखिए सामाजिक संरचना संबंधी इन्होंने क्या विचार दिया है। सामाजिक संरचना वस्तु या सत्ता के भागों की व्यवस्था है। यानी मैंने बताया ना कि कुछ वस्तु हैं जो क्रमबद्ध रूप में हैं, तो वो क्या हो गया, वो सामाजिक संरचना हो गया। यानी सामाजिक संरचना में नैडल और ब्राउन दोनों ने क्रमबद्धता को विशेष महत्व दिया है। फिर देखिए इन्होंने अपनी पुस्तक थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में सामाजिक संरचना की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की है, ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट व्याख्या है इनकी, याद रखिए। सामाजिक भूमिकाओं की समाज जो है वो भूमिकाओं की व्यवस्था है। एक निश्चित स्थान पर रहकर व्यक्ति समाज द्वारा प्राप्त पद के अनुरूप भूमिका निभाता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। तो मैंने आपको बताया था समाज में अनेक इकाइयाँ होती है, इकाइयाँ अपना कार्य करती हैं तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। तो उसी तरह से अनेक व्यक्ति होते हैं समाज में, ढेर सारे व्यक्ति, और उनको समाज में एक निश्चित पद मिला होता है। उस पद के अनुसार कुछ भूमिकाएं होती हैं और उन भूमिकाओं को करता है व्यक्ति, और उससे क्या होता है, दूसरे व्यक्ति भी अपनी भूमिकाओं करते हैं, तो उनके विचारों में आदान प्रदान होता है और समाज में क्या होता है, एक व्यवस्था बनी रहती है। एक दूसरे से पारस्परिकता के द्वारा एक व्यवस्था बनी रहती है और समाज में कार्य होता है, ठीक है। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, गृहिणी अपना काम कर रही है, फिर कोई और है वो अपना काम कर रहा है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब अपनी अपनी भूमिकाओं को निभा रहे हैं। लेकिन यदि अपनी भूमिकाएं ना निभाएं तो समाज में क्या होगा, परेशानी आ जाएगी। यदि एक वर्ग भी अपनी भूमिका निभाना बंद कर दें, सभी डॉक्टर्स काम करना बंद कर दें, तो क्या होगा, बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, पूरा समाज का सिस्टम बदल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यदि पुलिस व्यवस्था अपना कार्य करना बंद कर दे तो अराजकता फैलेगी और पूरा सिस्टम बिल्कुल बदल जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से कोई भी एक वर्ग है यदि अपनी भूमिकाएं निभाना बंद कर दे तो क्या होगा, पूरे समाज में जो व्यवस्था चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। यही चीज़ उन्होंने बताया कि समाज में व्यक्ति हैं, ढेर सारे व्यक्तियों को स्थान मिला है, पद मिला है, पद के अनुरूप कुछ कर्तव्य उनको दिए गए, यानी भूमिकाएं दी गई हैं। उन भूमिकाओं का पालन करने से समाज में व्यवस्थित क्रम विन्यास बनता है। यही चीज़ इन्होंने भूमिकाओं पर विशेष फोकस किया हुआ है। ये भूमिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखिए। किस आधार पर भूमिका दी जाती है, पहला है आधारगत भूमिका, फिर है भूमिकाओं में कितनी शक्ति है, शक्तिशाली भूमिका, फिर है भूमिका ग्रहण करने वाला व्यक्ति लाभों और स्रोतों पर कितना नियंत्रण रख पाता है, यानी नियंत्रणात्मक भूमिका। तो ये 3 प्रकार की भूमिकाएं हैं इन्होंने बताई हैं, और याद रखिएगा एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनके संरचना का जो मूल केंद्र बिंदु है वो इन्होंने भूमिका को ही माना है कि भूमिकाएं व्यक्ति निभाते हैं तो सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। तो इसमें से इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहला है आधारगत भूमिका, यानी किन आधार पर भूमिका दी जाती है, प्रशिक्षण के आधार पर दी जा रही है, योग्यता के आधार पर दी जा रही है, विचारात्मक आधार पर दी जा रही है, या फिर व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि के आधार पर दी जा रही है कि कितना हृष्ट पुष्ट है और वो शारीरिक श्रम कर सकता है, ठीक है। तो व्यक्ति के किस क्षमता पर उस व्यक्ति को वो भूमिका दी जा रही है ये देखा जाता है। फिर भूमिका में कितनी शक्ति है, जो व्यक्ति भूमिका प्राप्त किया है वो उसमें शक्ति कितनी है, यानी एक IAS ऑफिसर है उसकी शक्ति अलग होगी और एक छोटा कर्मचारी है उसकी शक्ति अलग होगी। परिवार है तो उसमें पिता की शक्ति ज़्यादा होती है माता से, माता की शक्ति बच्चों से ज़्यादा होती है, और बच्चों में भी बड़े पुत्र की शक्ति जो है वो छोटे पुत्र से ज़्यादा होती है। तो भूमिका में कितनी शक्ति है, अलग अलग भूमिका में अलग अलग प्रकार की शक्ति होती है। फिर देख लेते हैं भूमिका ग्रहण करने वाला व्यक्ति लाभों और स्रोतों पर कितना नियंत्रण रख पाता है, यानी नियंत्रणात्मक भूमिका, यानी जिस व्यक्ति ने भूमिका ग्रहण किया हुआ है वो व्यवस्था का भाग बनकर कितना ज़्यादा नियंत्रण रख पाता है अपने ऊपर और लोगों के ऊपर। जैसे पुलिस की भूमिका है, ठीक है, तो वो उसमें नियंत्रणात्मक भूमिका आ जाती है। उसी तरह से और भी भूमिकाएं हैं, बड़ा कर्मचारी है तो छोटे कर्मचारी को नियंत्रित करेगा, पिता है तो अपने पत्नी और बच्चों को नियंत्रित करेगा, और पत्नी है तो बच्चों और छोटे बड़े बच्चों को सभी में नियंत्रित करेगी, सुलह कराएगी कोई झगड़ा होगा तो। ये चीज़ होती है कि नियंत्रणात्मक भूमिका जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। ये 3 प्रकार की भूमिकाएँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
फिर देखिए समाज में 3 तत्वों से मिलकर भूमिका बनी होती हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह, यानी जब व्यक्ति ही नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा। फिर है संस्थागत नियम, यानी एक तो समूह हो गया, फिर हो गया नियम, फिर अंतःक्रियाओं का प्रतिमान, यानी व्यक्ति अलग है, संस्थागत नियम अलग है, इनके बीच में अंतःक्रिया होती है तो क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था बनती है, सामाजिक संरचना बनती है। ठीक है, केवल व्यक्ति रहे तो भी समाज नहीं चल सकता, केवल नियम रहे तो भी समाज नहीं चल सकता। व्यक्ति और संस्थागत नियम जो होते हैं उनके बीच में अंतःक्रिया होती रहती है। व्यक्ति नियमों का पालन करता है और नियमों को व्यक्ति की ज़रूरत है उनका पालन करवाने के लिए, तो दोनों को एक दूसरे को ज़रूरत है और एक दूसरे से अंतःक्रिया के द्वारा, पारस्परिकता के द्वारा वो दोनों कार्य करते हैं और समाज में व्यवस्था बनी रहती है। फिर देखिए इन्होंने सामाजिक संरचना के 3 और मानदंड बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला है सदस्यता, यानी आनुभाविकता। ठीक है, आनुभाविकता में क्या है कि व्यक्ति स्वयं को समाज का सदस्य मानता है, उसको फील होता है कि हम समाज के सदस्य हैं और हमको कुछ भूमिकाओं का निर्वहन करना है। ठीक है, पिता है तो वो उसको अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसको पूरी जिम्मेदारी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था से लेकर हर चीज़ की जिम्मेदारी। ठीक है, पत्नी है तो उसकी अलग जिम्मेदारी है और भी लोग हैं तो उनकी अलग अलग जिम्मेदारी होती हैं, अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं उनकी अलग जिम्मेदारी है। तो ये भूमिकाएं जो होती हैं, सदस्यता का बोध होता है, उनको लगता है कि नहीं मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और हमको ये करना है, उत्तरदायित्व का वहाँ बोध होता है, तो उसके क्या होगा, वो सामाजिक संरचना का पहला मानदंड हो गया। फिर दूसरा मानदंड क्या है, अंतर पारस्परिकता, सदस्यों के बीच संबंधों की पारस्परिकता पाई जाती है, यानी एक व्यक्ति जो कार्य करता है वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती है और दूसरा व्यक्ति जो कार्य करता है वो तीसरे व्यक्ति को प्रभावित करती है और सभी व्यक्ति के कार्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई भी संस्था है उसमें स्वीपर से लेकर मैनेजर से लेकर सभी की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए, इसका कोई काम नहीं तो छोटा है, शिक्षित कम है तो उसको हटा देने से संस्था चल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। संस्था यदि चलाना है उसको तो क्या होगा, छोटे से बड़ा सभी कर्मचारी की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से परिवार है तो उसमें पिता की भी ज़रूरत है, पत्नी की भी ज़रूरत है, बच्चों की भी ज़रूरत है, सबकी आवश्यकता है। कोई एक नहीं रहेगा तो कमी हमेशा खलती रहेगी। तो यही बात उन्होंने बोला कि अंतर पारस्परिकता होती है, सदस्यों के बीच संबंध होते हैं और ये संबंध जो है कैसे होते हैं, वो पारस्परिक होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक संरचना के बाह्य स्वरूप जो लोगों के कार्यों को प्रभावित करके उन पर नियंत्रण लगाते हैं। ठीक है, यानी सामाजिक संरचना के कुछ स्वरूप होते हैं जो लोगों पर नियंत्रण लगाते हैं यदि वो व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हैं तो। ठीक है, फिर देखिए सामाजिक संरचना में 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है अनुभविक तथ्य। अनुभविक तथ्य मैंने आपको बताया सदस्यता कार्य करती है। फिर है तथ्यों के बीच औपचारिक संबंधों के आधार पर निर्मित भाग। ठीक है, जो तथ्य होते हैं उनमें औपचारिक संबंध होता है और वो जो भाग होते हैं उससे जो है समाज की व्यवस्था बनती है। फिर इन हिस्सों के बीच व्यवस्थित क्रम होता है, यानी अनुभविक तथ्य हैं, तथ्यों के बीच औपचारिक संबंधों के आधार पर निर्मित भाग है, यानी छोटी छोटी इकाइयाँ हैं और इनके बीच में क्या है, व्यवस्थित क्रम है। तो ये चीज़ें याद रख लीजिएगा, अच्छे से एग्जाम में आएगा। ये कुछ पुस्तकें हैं, देख लेते हैं। द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, द न्यूबा एंड एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ ट्राइब हिल्स ट्राइब। ठीक है, फिर एंथ्रोपोलॉजी एंड मोरल लाइफ, थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, नूप रिलीजन, ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो नाइडल का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियोज़ को डाउनलोड ना करें, क्योंकि एक बार फिर से चैनल डिलीट हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बन चुके हैं। ओके, तो हेल्प कीजिए और यदि आप मेरा रिस्पेक्ट करते हैं तो ज़रूर मेरी बात मानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कंटेंट अच्छे लगते हों आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।